देखिए, ये जो एक स्टैंडर्ड है इंड एस 12, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आम तौर पे जब स्टूडेंट इसको अप्लाई करना शुरू करता है तो उसको लगता है कि ये बड़ा कठिन है। वो पहला एक्सपीरियंस उसका यही रहता है कि इसको हम पता नहीं कैसे करने जा रहे हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड अदरवाइज बहुत ही सिंपल है, प्रोवाइडेड एक छोटी सी कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपने टैक्स पढ़ा हुआ हो इंटरमीडिएट का, और जो भी फाइनल के बच्चे हैं वो सब इंटरमीडिएट पास करके आए हुए हैं, इसलिए इस अजम्पशन के अंदर कोई आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। सुने, इसके अंदर देखो, टैक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि आप जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, जो भी आप अपने पास प्रॉफिट्स दिखाते हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, कहीं ना कहीं उसका टैक्स इफेक्ट जरूरी है। तो वो टैक्स का इफेक्ट कैसे दिखाना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, उसे कैलकुलेट कैसे करना चाहिए, उसी के लिए इंड एस 12 बना हुआ है। इंड एस 12 की खासियत ये है कि ये एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करता है। आमतौर पे हम टैक्स के अंदर एक्रूअल सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे जब तक इंड एस नहीं थे हमारे पास, या एएस भी नहीं थे हमारे पास। लेकिन इस इंड एस ने बड़ी प्रिसाइजली और बड़ी सुंदरता से हर जगह टैक्स का ट्रीटमेंट बताने का प्रयास किया है कि भाई हमको टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। और मैं और आप ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें ये टैक्स की ट्रीटमेंट्स को प्रेजेंट कहां कहां पर और कैसे कैसे करना है, इसलिए हम लोग इंड एस 12 को पढ़ रहे हैं। जब हम इस स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं तो इसके अंदर कई चीजें आती हैं, तो हम उसके अंदर जो चर्चाओं का सीमा है उसको थोड़ा सा स्कोप में कवर कर दें। पहला पॉइंट कि टैक्सेस बड़े सारे होते हैं, जैसे अब जीएसटी भी आ गया और भी कई तरह के टैक्सेस होते हैं, लेकिन जो ये स्टैंडर्ड डील करता है वो सिर्फ उन्हीं टैक्सेस को डील करता है जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स पर लगाए जाते हैं। इसका मतलब सरल भाषा में ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स को डील करता है। वो इनकम टैक्स चाहे इंडिया का कानून से लग रहा हो, चाहे हमारी इनकम पर किसी विदेशी टैक्स लॉ के हिसाब से लगता हो। यानी इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसकी इनकम पर अगर मान लीजिए कई इंटरनेशनल और नेशनल लॉज लगे हुए हैं, तो आपका ये इंड एस सारे के सारे टैक्स लॉज का ट्रीटमेंट एक जैसा बताता है, कहता है सभी को आपको उस प्रकार से ही ट्रीट करना है। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए मेरी इनकम पर अमेरिका वाले भी टैक्स लगाएंगे, तो इंड एस 12 के हिसाब से ही मैं अपने टैक्स को कैलकुलेट करूंगा जो मेरे पे अप्लाई हो रहा है। ओके, इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने स्कोप के भीतर डिस्कशन करें। हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इनकम टैक्सेस की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, वो क्या पढ़ा हमने? वो हमने ये पढ़ा कि टैक्स का एक्सपेंस जो है वो क्या है। टैक्स का एक्सपेंस क्या है? टैक्स का एक्सपेंस है दो चीजों का टोटल, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, या कभी कभी माइनस डेफर्ड टैक्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको टैक्स के बारे में जानना हो कि हमारे टैक्स का एक्सपेंस कितना है, तो मुझे क्रिटिकली बताओ आपको दो दो चीजें क्या क्या चाहिए। आपको ए एंड बी, ये दो चीजें चाहिए। जब मैं ये दो बातें समझ जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये करंट टैक्स क्या है? करंट टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉज। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी चर्चा तो यहां शुरू हुई और यहां पर आकर खत्म हो गई, इसी में ही झंझट है, बस और कुछ है ही नहीं है। अब बच्चे को अगर टैक्स निकालना नहीं आता तो क्या ये इंड एस 12 के साथ संबंधित मुद्दा है? इसका मतलब मैं तो आपको बार बार कहूंगा कि साहब टैक्स निकालना हमें आना चाहिए, कि भाई अब हम प्रैक्टिकली इंडियन इनकम टैक्स के कंटेक्स्ट में ही चर्चा कर रहे हैं, तो यानी हमें ये टैक्स निकालना आना चाहिए। तो जो पिछली क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे थे, क्या मैंने पिछली क्लास में आपको कई एग्जाम्पल बना करके यही समझाने का प्रयास किया था कि साहब हम करंट टैक्स कैसे निकालते हैं? द आंसर इज यस। मैंने आपको करंट टैक्स ही डिफरेंट तरीकों से बताने का प्रयास किया था, हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। उनके अंदर भी प्राइमरीली मैंने पीजीबीपी के हेड के अंदर ही आपके साथ डिस्कशन की थी, लेकिन वो चर्चा भी संपूर्ण नहीं है। कोई आपका एक क्लास में सारे के सारा टैक्स थोड़ा ना सिखाया जा सकता है। यानी यही मेरी अजम्पशन है कि आपको टैक्स निकालना आता है।
मुझे वादा करो कि आप टैक्स निकालने में महारथी हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं निकाल पाते हैं तो फिर मुझे दिक्कत आएगी। सिर्फ इतना सा वादा करना, और उसके लिए आपको टैक्स के अंदर इतनी बेसिक प्रोविजन मैं आपको बताता रहूंगा। जो जो मैं टैक्स की बातें करूंगा उतनी उतनी बातें आपको बताता रहूंगा। आप उनको और रिवाइज कर सकते हैं, उनको और चेक कर सकते हैं, आप मुझे उन पर और आप भी गाइड कर सकते हैं कि साहब टैक्स लॉ में ये बदलाव आ गए हैं और ऐसा है वैसा है। ओके, तो ये आपका एक एरिया है। और असल में अगर ये इंडियस टफ लगता है बच्चों को तो उसकी वजह यही होती है कि उनको एप्लीकेबल टैक्स लॉज याद नहीं होते, इस कारण से उनको लगता है ये इंडियस तो बड़ा मुश्किल है। इतनी सी एफर्ट करना और कुछ नहीं है। अच्छा, आपको मालूम है कभी कभी टैक्स के अंदर कोई प्रीवियस पीरियड के टैक्स भी आ जाते हैं जो पहले अकाउंट फॉर नहीं किए गए थे, वो हमारे पास एरियर्स ऑफ टैक्सेस भी आ जाते हैं। कई बार डिमांड आ जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आप इतना टैक्स पे कर दो, और आप अपील में नहीं जाना चाहते, आप कह रहे हैं यार पे करके निपटा दो। तो वो जो डिमांड आ गई और जो आपने पे करके निपटा दी, वो अल्टीमेटली वो भी तो करंट टैक्स है। इसका मतलब इसके अंदर वो वाला टैक्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके अलावा कई बार हम पर डिपार्टमेंट फाइन लगा देता है, पेनल्टीज लगा देता है, इंटरेस्ट लगा देता है। बताना किस सेक्शन में इंटरेस्ट लगाता है, क्योंकि मैंने लिखा लेविड बाय द टैक्स लॉज। तो इंडिया में जो इंटरेस्ट लगता है वो सेक्शन 234 ए, बी और सी में लगता है। इसका मतलब ये कि मैं करंट टैक्स की बात करूंगा तो मैं टिपिकली आपके टैक्स लॉज में जो लिखी हुई बातें हैं उनके मुताबिक बात कर रहा हूं। हमें अपनी बैलेंस शीट के अंदर करंट टैक्स को कैसे दिखाना चाहिए? हमारी बैलेंस शीट में ये करंट टैक्स जो है वो लायबिलिटीज में आएगा। क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी है? करंट टैक्स की लायबिलिटी ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी? तो इसमें एक समस्या है, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट से पैदा नहीं होती। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट से पैदा नहीं होती तो वो कौन सी लायबिलिटी कहलाती थी? नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी। ऐसी हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं आपके साथ। तो अभी फॉर द टाइमिंग जो लायबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट से पैदा होती हैं वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं। चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट से ही पैदा नहीं होती है तो कानून से पैदा होती है, इसलिए ये हमारी नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इसे हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डालते हैं, यानी प्रोविजंस के अंदर शो करते हैं। शॉर्ट टर्म में ही दिखाया जाता है क्योंकि विद इन 12 मंथ्स आप इसको सेटल कर देते हैं, आप रिटर्न भरते हैं तो आप इसको पे कर देते हैं। करंट टैक्स लायबिलिटी को क्या हम ऑफसेट कर सकते हैं विद द टैक्स पेड एंड टैक्स डिडक्टेड? क्या हम इसको टैक्स पेड और टैक्स डिडक्टेड के साथ ऑफसेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम इनको ऑफसेट कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर दो कंडीशंस हैं। वो हमारे पास लीगली इन्फोर्सेबल राइट होना चाहिए कि सेट ऑफ कर सकते हैं, और पार्टीज इंटेंड करनी चाहिए। पार्टीज कौन कौन हो गई? एक तो मैं हो गया और एक भारत सरकार हो गई। हम दोनों इंटेंड होने चाहिए। अब आमतौर पे इसका इंटेंड कहां लिखा मिलेगा? गवर्निंग लॉ के अंदर लिखा मिलेगा। और हम क्या मानते हैं कि अगर मान लो गवर्निंग लॉ एक ही है तो ये सेट ऑफ अलाउड होता है अनलेस लॉ प्रोहिबिट्स। अब मैं इसके अंदर ना ये बोल रहा हूं, हो सकता है हमारे यहां पर आप काम जो कर रहे हैं वो यूएस लॉज के हिसाब से इंडिया में टैक्स निकाल रहे हैं, और हो सकता है यूएस का लॉ प्रोहिबिट करता हो कि सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो फिर सेट ऑफ नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो आपको प्रोहिबिट नहीं करता है तो हम मान लेते हैं कि ये सेट ऑफ हो सकता है। इंडिया में सेक्शन 245 में आप सेट ऑफ कर पाते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये कि हम लोग अपने यहां पर सेट ऑफ का काम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया करंट टैक्स। मैंने कहा ये सारा का सारा करंट टैक्स मेरी चर्चा के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं था, क्योंकि ये सब तो आपको उम्मीद की जाती है कि आपको आता ही है। झंझट किसका है? डेफर्ड टैक्स का। झंझट भी नहीं बोलना चाहिए, नई चीज बोलनी चाहिए। व्हाट यू आर हियर टू अंडरस्टैंड इज योर डेफर्ड टैक्स, कि डेफर्ड टैक्स कैसे कैसे आता है। तो डेफर्ड टैक्स के लिए हमने पिछली क्लास में कुछ स्टेप्स अप्लाई कराए थे जिसके नोट्स मैंने लिखवाए नहीं थे, नोट्स मैंने आज लिखवा दिए उसके। तो हम लोग डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, डेफर्ड टैक्स के लिए बहुत जरूरी है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप अपने एसेट और लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट निकालें। क्या मैंने इसके अंदर इक्विटी लिखा है? फटाफट से बताओ, क्या मैंने इसमें इक्विटी लिखा है? द आंसर इज नो। इसका मतलब आई एम टॉकिंग ओनली एंड ओनली ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एसेट्स और लायबिलिटीज जो आपके पास हैं उनका कैरिंग अमाउंट निकालो।
व्हेन आई से कैरिंग अमाउंट आई मीन टू से द बुक वैल्यू, कि आपकी बुक्स में कितनी वैल्यू है। अब एक बात बताओ, ये इस टॉपिक की दूसरी समस्या है। ये स्टैंडर्ड नहीं कह रहा बुक वैल्यू कैसे निकालें, ये स्टैंडर्ड कह रहा है बुक वैल्यू देखो। अब सवाल टफ कैसे हो सकते हैं? अगर मैं आपको बुक वैल्यू गायब कर दूं किसी की, तो क्या आपको बुक वैल्यू भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से निकालनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। तो जब मैं बुक वैल्यू में कॉम्प्लेक्सिटी डालता हूं तो आपको तब भी इंडियस दागी लगता है, जबकि इंडियस नहीं है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिए जिसके अंदर मैंने मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए आपको बोला, और मशीनरी को मैं डेप्रिशिएट भी कर रहा हूं, इंपेयर भी कर रहा हूं, रीवैल्यू भी कर रहा हूं, सेल भी कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। तो उसमें क्या इंडियस 12 अप्लाई होगा कि इंडियस 16 अप्लाई होगा? बताइए, उसमें कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? 12 होगा कि 16 होगा? वो 16 होगा। अब ये बताओ, कैरिंग अमाउंट खाली खाली एसेट का मेरे को प्लांट का थोड़ा ना निकालना है, मुझे इन्वेस्टमेंट का भी निकालना है। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 109 बताएगा हमको कि उसकी वैल्यू कितनी कितनी होनी चाहिए। स्टाफ एडवांस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये 109 बताएगा उसकी कितनी होनी चाहिए। इन्वेंट्री की वैल्यू कौन बताएगा? इंडियस 2 बताएगा कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, इस स्टैंडर्ड ने दूसरा काम भी बाकी स्टैंडर्ड के जिम्मे डाल दिया। कहता है जी आप कैरिंग अमाउंट निकालें। तो हमारे स्टूडेंट की दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि सर हम कैरिंग अमाउंट भूल गए हैं, कैसे कैसे निकाला जाता था। वो स्टैंडर्ड भूल गए हैं, या वो ये कहें कि उन्होंने इसकी एप्लीकेशन उन्होंने पढ़ी नहीं है या उन्हें याद नहीं है। तो मैं फिर से जो जो बातें हैं मैं यहां रिवाइज करता रहूंगा। जैसे मैंने कहा मैं टेक्स की बातें आपको रिवाइज कराता रहूंगा, वैसे मैं इनकी बातें भी रिवाइज कराता रहूंगा। अदरवाइज जिनको ये बातें याद होंगी उनको लगेगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब मैं ये कैरिंग अमाउंट बोलता हूं तो ये कैरिंग अमाउंट फाइनल कैरिंग अमाउंट है। इसका मतलब यह कि इसके अंदर कोई भी डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, रीवैल्यूएशन वगैरह सब की सब हो रखी है। यानी वैसे तो वर्ड कैरिंग अमाउंट अपने आप में ही सफिशिएंट था कि भाई कैरिंग अमाउंट चाहिए, और कैरिंग अमाउंट होता है जो आखिरी में कैरी करते हो। तो देयर इज नो क्वेश्चन आस्किंग कि कैरिंग अमाउंट के अंदर ये लेने के नहीं लेना, सब चीजें लेने के बाद ही कैरी करते हो आप। तो हमें वही अमाउंट चाहिए होता है। तो ये सब चीजें इसलिए मैंने क्लैरिफाई की, दिस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में क्या किया? हाँ, बेरमपुर कह रहा है कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज क्यों चाहिए, अभी वो भी आएगा। मैंने पिछली क्लास में आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कराई थी। क्लास 1 में मैंने आपको कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट की प्रैक्टिस कराई थी। आई डिडंट डिस्कस द लायबिलिटीज पार्ट्स। ओके, बेरमपुर। फिर मैंने कहा कि हमें टैक्स बेस ढूंढना पड़ेगा। शायद मैंने वर्ड टैक्स बेस इंट्रोड्यूस किया था कि नहीं किया था, हो सकता है मैंने वर्ड टैक्स बेस आपके साथ इंट्रोड्यूस ना किया हो पिछली क्लास के अंदर। टैक्स बेस क्या है? एसेट की वैल्यू एज पर टैक्स लॉज। रायपुर कह रहा बताया था। तो टैक्स बेस क्या है कि जो वैल्यू टैक्स लॉज के हिसाब से आ रही है। अब सवाल उठता है कि ये तो बड़ा गोलमाल है, टैक्स बेस इज द अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू एसेट और लायबिलिटी एज पर टैक्स। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये क्या मतलब हुआ इसका? तो मैंने आपको पिछली क्लास में टैक्स बेस में ये कहा था चेक डिडक्शन और एग्जम्पशन अवेलेबल, और ये जो डिडक्शन और एग्जम्पशन है यही टैक्स बेस होता है। मैंने सिर्फ इतना बताया था, लिखवाया मैंने बहुत कुछ और भी है, उसको कृपा करके अभी ना देखें। मैंने आपको सिर्फ ये कहा था कि किसी एसेट पे हमें कितनी डिडक्शन और एग्जम्पशन मिल सकती है, वही उसका टैक्स बेस है। अभी मैं इतना ही बोल रहा हूं, बाकी की बातें मैं नहीं बोल रहा कि मैंने और क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी का टैक्स बेस निकालो, तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि साहब इसके ऊपर सरकार में क्या डिडक्शन दे देगी फ्यूचर के अंदर। ऐसे ही टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटीज है, बट मैंने आपके साथ वो डिस्कस नहीं किया हुआ टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी। वो धीरे धीरे करेंगे, सारे काम एक साथ थोड़ा ना कर लेंगे। तो मैंने आपके साथ टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी डिस्कस नहीं किया, मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता। फिर हमने आपको कहा कि आप टेम्परेरी डिफरेंस निकालें, और टेम्परेरी डिफरेंस का ये फॉर्मूला है सीए माइनस टैक्स बेस। क्या ये हमने क्वेश्चंस में किया था? बहुत बार किया था। जहां मैंने आपसे ये कहा था सीए का क्या मतलब है, जरा बताओ
किसी एसेट के कंटेक्स्ट में मैंने समझाया था। मैंने कहा था किसी एसेट का सीए क्या बताता है, आने वाले प्रॉफिट्स, रेदर नॉट प्रॉफिट्स, आने वाली रियलाइजेशंस, आने वाले अमाउंट जो हम रियलाइज कराएंगे, उसमें से कितने रुपए की डिडक्शन सरकार दे देगी, वो जो निकल कर आता है। अच्छा ये बताओ, मान लो मुझे एसेट से लाख रुपए मिलेंगे और लाख ही सरकार डिडक्शन दे देगी, तो क्या इसका फ्यूचर में कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस होगा? मुझे बताओ, मैं फ्यूचर में 1 लाख अपने पास रियलाइज कराऊंगा, बेनिफिट रियलाइज कराऊंगा, और मैं 1 लाख की सरकार से डिडक्शन ले लूंगा, तो क्या फ्यूचर में कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस होगा? द आंसर इज नो। जिस चीज का टैक्स कॉन्सिक्वेंस फ्यूचर में नहीं होगा, क्या उसके लिए आज हमें कोई टैक्स की तैयारी करनी चाहिए? द आंसर इज नो। लेकिन इसे उल्टा बोलो, मुझे फ्यूचर में 1 लाख मिलेगा, पर सरकार मुझे फ्यूचर में डिडक्शन जो देगी वो सिर्फ 70,000 की देगी, तो क्या फ्यूचर में आपको टैक्स लगेगा? फटाफट से बताइए, क्या फ्यूचर में आपको टैक्स लगेगा? द आंसर इज यस। अगर फ्यूचर में आपको टैक्स लगेगा तो आपको उसे आज रिकॉर्ड करना चाहिए। तो बच्चा कहता है सर लगना फ्यूचर में, आज क्यों रिकॉर्ड करें? तो तुमने अपना एसेट क्यों रिकॉर्ड कर रखा है? वो भी तो फ्यूचर में रियलाइज होना है। तुम एसेट को तो कहते हो कि मेरा 1 लाख का एसेट है, मुझे रियलाइज होगा, तो 1 लाख में 30,000 भी तो आपने लिख दिया ना, जो फ्यूचर में आपका टैक्सेबल है और रियलाइज होगा। तो आपने इंसेंटिव तो लिख दिया कि इतना मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट रियलाइज होगा, उसका टैक्स क्यों नहीं बुक कर रहे? इसीलिए इंड AS 12 कहता है साहब जो मेरे पास 1 लाख में से सरकार 70,000 की रिडक्शन दे देगी, जो 30,000 बच गए हैं, क्योंकि मैंने उसे एसेट में भी दिखा रखा है, तो उस 30,000 के ऊपर अगर कोई टैक्स लगना है तो मुझे उसकी लायबिलिटी भी दिखानी चाहिए, हालांकि दैट इज नॉट करंट टैक्स, सरकार आपसे नहीं मांग रही है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स। क्यों? हमारा डेफर्ड टैक्स है। ओके, तो इसका मतलब मैं अपने पास ऐसा ऐसा करूंगा। बेरमपुर कह रहा है बट वी हैव पेड फॉर द एसेट। हाँ बेरमपुर, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव पेड फॉर द टैक्स बट यू वोंट बी गेटिंग द डिडक्शन ऑन इट। तो इसका मतलब यह कि जो आपने काम किया है उससे अंदर कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो आपकी फ्यूचर के अंदर टैक्स ऑब्लिगेशन बढ़ा रहा है, आपको उसकी ऑब्लिगेशन को तैयार करना पड़ेगा। ओके, क्या है? क्रेडिटर भी क्या है? फ्यूचर में पे करना है। तो वैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कुछ भी ऐसा करा है तो उसकी ऑब्लिगेशन को बुक करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा कि इनका डिफरेंस निकालो, और ये जो डिफरेंस है उसको हमने नाम दे दिया टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा मैं इसको और कुछ बोलता हूं। मान लो एसेट 1 लाख का है, पर सरकार हमें डिडक्शन 1,10,000 रुपए की देगी फ्यूचर में। सोचिए, मैंने कहा मेरा एसेट 1 लाख का रियलाइज होगा और फ्यूचर में सरकार मुझे 1,10,000 की डिडक्शन देगी, सरकार मुझे ज्यादा डिडक्शन देगी। तो अब मुझे फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है? बताओ जरा, अब मुझे फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है? मुझे फ्यूचर में एक टैक्स को सेव करने का टूल दिखाई दे रहा है, एक ऐसा हथियार दिखाई दे रहा है कि इसका मतलब मेरे पास कहीं ना कहीं पर मैं फ्यूचर का टैक्स बचा सकता हूं, यानी फ्यूचर का टैक्स बचा सकता हूं। इसे बोलते हैं डिडक्टेबल, यानी ये आपको डिडक्शन देगा फ्यूचर के अंदर, तो इसे बोलते हैं डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। We never discussed any question on this point, but anyway हम उसकी चर्चा कर देंगे। It was very close, इसलिए मैंने अभी चर्चा आपकी रिवीजन के साथ कर डाली। अच्छा यहां लिख दिया मैंने कि अगर आपको फ्यूचर में टैक्स लगेंगे तो टीटीडी है, नहीं तो डीटीडी है। ये मैंने आपके साथ बात नहीं कर रखी है, इस बात को हम बाद में देखेंगे कि ये क्या चीज है, इसकी चर्चा हमने नहीं करी है। ये वाली भी चर्चा नहीं करी है, लेकिन मेरे पास पिछली क्लास में क्वेरी आ रही थी, तो आई एम ट्राइंग कि वो चर्चा भी हो जाए और साथ में क्वेरी भी साथ में डिस्कस हो जाए। मुझे ये बताओ, 1 लाख का एसेट रियलाइज होगा, बेनिफिट रियलाइज होगा, उस पर 70,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, 30,000 रुपए फ्यूचर में टैक्स लगेंगे। फ्यूचर की कोई पीरियड होगा ना, कौन सा? अगला साल के अगले से अगला साल के अगले से अगले से अगला साल के अगले से अगले से अगले से अगला साल कि तो कौन सा फ्यूचर हमें सरकार फ्यूचर में टैक्स लगाएगी? कौन सा फ्यूचर? तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि फ्यूचर में जब टैक्स लगाएगी तो उसको हम कैसे अनुमान करें कि कितने रुपए का टैक्स लगाएगी?
तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरी इनकम को सरकार फ्यूचर में 3 साल बाद टैक्स लगाएगी, तो मुझे बताओ टैक्स रेट कौन सा लेना चाहिए? फील बताओ। मुझे लगता है मुझे सरकार आने वाले 3 साल बाद मुझे 30,000 पर टैक्स लगाएगी, तो मुझे बताओ सरकार 3 साल बाद टैक्स लगाएगी तो कौन सा टैक्स रेट यूज होना चाहिए? फटाफट से बताओ। वेरी गुड सुमेरपुर, वेरी गुड सूरत। भाई 3 साल बाद टैक्स लगाएगी तो हमें कौन सा टैक्स रेट यूज करना चाहिए? 3 साल बाद वाला करना चाहिए। इंड एएस ने आपको कहा 3 साल बाद वाले टैक्स रेट को ढूंढने का कोई अत्युत्तम तरीका उपलब्ध नहीं है। आप उस रेट को कैसे ढूंढेंगे? वो कहता है उसके लिए आप अपने करंट इनेक्टेड रेट्स जो है, जो आपके पास इनेक्टेड लॉज हैं, उनके हिसाब से, और ये कौन से? ऑन रिपोर्टिंग डेट, यानी बैलेंस शीट डेट वाले दिन जो आपके कानून बने हुए हैं, इन पर बेस्ड आप अपना रेट एक्सपेक्ट करेंगे। ओके? तो अब अल्टीमेटली बेरमपुर कह रहा फिर बाद में चेंजेस आएंगे, तो फिर वो अगले साल में चेंज होंगे, बाद में आएंगे तो फिर वो अगले आप फ्यूचर में ही चेंज होंगे। ठीक है ना? तो यानी अभी उसकी हम बात नहीं करना चाहते हैं, हालांकि मैंने एक सवाल में करके दिखाया भी था कि उसे कैसे किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा कि हमें कुछ एग्जम्पशंस देखनी है। मैंने इसकी चर्चा बिल्कुल क्लास के साथ आपके साथ की ही नहीं कि ये क्या है। डीटीएल मैंने रिकॉग्नाइज करके आपको दिखाई थी, लेकिन डीटीए की मैंने बात आपके साथ करी ही नहीं कि साहब डीटीए को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कि ये सब चर्चा का विषय बाद में बनेंगे। डीटीएल का सेकंड इफेक्ट मैं आपको समझा रहा था जब मेरी क्लास खत्म हुई थी, कि डीटीएल का सेकंड इफेक्ट कहां आना चाहिए। मैंने कहा ये पीएनएल में भी जा सकता है, ये सोकी में भी जा सकता है, ये बैलेंस शीट में भी जा सकता है, ये नहीं कि वो अलग अलग जगह जा सकता है। तो मैं अपने पास जो पिछली क्लास में हम क्वेश्चन कर रहे थे, मैं उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करना चाहता हूं और फिर उसके बाद आगे चलना चाहता हूं।